तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हम पढ़ रहे हैं मेरी बुक में जो आर्टिकल नंबर 7.6 है, क्रॉस प्रोडक्ट के जज्बात का डिस्कशन। नाम है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर मोशन जब हो रहा है, जब पंखा घूम रहा है, तो इट इज स्वीपिंग एंगल, कुछ एंगल सबसेंड कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और लीनियर वेलोसिटी से हम इसे रिलेट करना चाहते हैं। लीनियर वेलोसिटी यानी फिर पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में जाता है तो हम उसको v से लिखते हैं, वो लीनियर वेलोसिटी होती है, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी। In this section we shall study what is angular velocity and its role in rotational motion. We have seen that every particle of a rotating body moves in a circle. बस चलिए इस लाइन को एक बार फिर लिख दीजिए, इस लाइन को एक बार फिर लिख दीजिए। Every particle of a rotating body, every particle of a rotating body moves in a circle. ये इसने डायग्राम बनाया भी है, इस डायग्राम को आप वापस देखें। डायग्राम नंबर 7.16 जो है, इस सवाल में इसने अपने एक्सेस डिफाइन किए हुए हैं। ये फिलहाल उसका y एक्सिस है, ये फिलहाल उसका x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, और ये बॉडी z एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये बॉडी पूरी की पूरी z एक्सिस के अबाउट घूम रही है। 7.16 में उसने लिखा है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब पार्टिकल p की वो बात कर रहा है, ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जो फिलहाल z एक्सिस है, मूव्स इन अ सर्कल विद सेंटर c ऑन द एक्सिस। ये पार्टिकल p की बात कर रहा है, ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी z एक्सिस के अबाउट घूम रही है। ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी z एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और इसमें ये पार्टिकल p है, पूरी की पूरी बॉडी z एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और इसमें पार्टिकल p का मोशन उसने डॉटेड सर्कल से दिखाया है। सर्कल, और इसका जो सेंटर है वो एक्सिस पर है, ये उसका सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर तो फिक्स्ड एक्सिस पे है ना, ये जो एक्सिस है ये फिक्स्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। तो इसका हर पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। Let us go back in figure 7.14. As said above, in rotational motion of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle. और इस सर्कल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे, अलग से भी आप फिर से लिख सकते हैं। This circle lies in a plane perpendicular to the axis. This circle lies in a plane perpendicular to the axis. Lies in a plane perpendicular to the axis and has its सेंटर ऑन द एक्सिस। इसका जो सेंटर है वो इस एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। पार्टिकल p का जो सर्कल है वो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। कहता है इन फिगर 7.16 we redraw figure 7.14 showing a typical particle of the rigid body rotating about a fixed axis, जो कि taken as the z axis है। The particle describes a circle with center c on the axis, ठीक है। The radius of the circle is r. इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। ये इस सर्कल का जो रेडियस है वो r। Radius of the circle is r. The perpendicular distance of the point P from the axis. अलग से लिख दीजिए कि radius of the circle is the perpendicular distance of the point P from the axis. Is the perpendicular distance of the point P from the axis. यहाँ से दिखा सकते हैं, जहाँ ये है, यहाँ पर ऐसा ये सेंटर है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आ रहा होगा, बस ये सेंटर है, ये आर। परपेंडिकुलर वाली बात को आप अंडरलाइन कर तो सकते हैं, पर ऐसे कोई खास काम की बात नहीं है, एक भी स्टार देने लायक बात नहीं है। ये बातें दोबारा शायद कभी पढ़ने लायक भी नहीं है। We also show the linear velocity vector v of the particle at p is along the tangent at p to the circle. ये
ये जो ये जो डायरेक्शन है ना, ये पार्टिकल की वेलोसिटी, ऐसे अगली लाइन में लिख लीजिए कि लीनियर वेलोसिटी वेक्टर v of the particle, linear velocity v of the particle at a point is along the tangent at the point to the circle, is along the tangent at the point to the circle. ये लाइन भी पूरी अंडरलाइन करने लायक है, चाहे तो एक स्टार भी लगा लें कि किसी भी पॉइंट पे जो v है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग है। सर्कुलर मोशन में तो बात हमने पढ़ी है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल में होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये पार्टिकल को अगर मैं छोड़ दूं तो टेंजेंट के अलोंग भागना चाहेगा ना। किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन में है, किसी भी इंस्टेंट पे वो उस इंस्टेंट पे सर्किल के टेंजेंट के अलोंग है। यहाँ टेंजेंट बना दीजिए तो आपको v की डायरेक्शन मिल जाएगी, और इस वजह से, इस v की वजह से अगर पार्टिकल वाकई फ्री हो चलने के लिए तो स्ट्रेट लाइन में भागेगा, इसलिए इसको लीनियर वेलोसिटी हम कह रहे हैं। जो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट p कहाँ है, अलोंग द टेंजेंट। खाली अलोंग द टेंजेंट को ज्यादा अच्छे से अंडरलाइन कर लें। फिर कहता है लेट p डैश बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t। थोड़ी देर बाद डेल्टा t के बाद मान लेते हैं पार्टिकल p डैश पर है। The angle PCP dash describes the angular displacement delta theta of the particle in time delta t। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ कहीं आ गया है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ आ गया है, P से P डैश पे आ गया है, तो ये जो इसमें मूवमेंट हुआ है, ये डेल्टा थीटा, ये इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम अलग से लिख सकते हैं। ये आप हेडिंग दे दीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम में तो दिखाई दिया है, अलग से बना लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं अलग से बना लेता हूँ कि भाई ये पार्टिकल यहाँ था, अभी यहाँ आ गया है, ये सर्कुलर आर्क है और बस ये एंगल इसका डेल्टा थीटा। ये पार्टिकल पहले P था और एक सर्कुलर आर्क को फॉलो करते हुए पार्टिकल यहाँ आ गया है, तो ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ही डेल्टा थीटा। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ही सर्कुलर पाथ पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ही करेंगे। अब वो कह रहा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हाँ बोलिए सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर से बता दीजिए। बस यार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है कि एंगल, भाई हम तो बोलते हैं यहाँ से तुम 30 डिग्री का एंगल घूमो, तो यहाँ से यहाँ गए, भाई ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब तुम सेंटर पे देखोगे तो तुमने इतना एंगल घूम लिया है, पंखे का ब्लेड यहाँ था और अब वो यहाँ आ गया है, तो इतना घूम लिया है, ये इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये अगर 10 डिग्री से मूव किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 10 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री से मूव किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अलग से विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, मैं आपको और कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन उसकी नहीं दे सकता। ये लाइन पहले थी, ये लाइन नहीं है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों लाइनों हो के गया। बीच में जो एंगुलर, बस अब आप असली काम की बात है, हेडिंग के पीछे एंगुलर वेलोसिटी नहीं, हेडिंग दे दीजिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसे एवरेज वेलोसिटी एक प्रकार से डेल्टा x बाय डेल्टा t होता था, ऐसे ही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा पढ़ते हैं इसको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, इट इज एंगल अपॉन टाइम। वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ये एंगल अपॉन टाइम है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द इंटरवल डेल्टा t इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। तो खाली ओमेगा लिखते हैं इसको, या ओमेगा एवरेज भी लिख सकते हैं, ओमेगा एवरेज भी लिख सकते हैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। ये जो फॉर्मूला है ना,
मैं इस पे सीधे 4 स्टार को दूंगा कम से कम। लीनियर वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगल अपॉन टाइम। और यहाँ पर अब आप इसके बाद हेडिंग दे दीजिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वो कह रहा है पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन की वजह से वो कुछ एंगल को स्वीप कर रहा है, वो उसके मोशन से वो कुछ एंगल सस्टेन कर रहा है। वो कह रहा है बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करिए। मैं सीधे और फालतू बात किए बगैर सीधे फॉर्मूला ही दे देता हूँ कि एवरेज जो होता है वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है, और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो डी थीटा बाय डी टी होता है। ये अगर आप टाइम इंटरवल बड़ा छोटा लेंगे तो एक पार्टिकल जिसको आप सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं उसने जो एंगल स्वीप किया होगा वो एंगल भी तो छोटा सा ही स्वीप किया होगा। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा कहता है एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करिए, टेक स्मॉलर एंड स्मॉलर वैल्यूज, द रेशियो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी अप्रोचेस अ लिमिट। ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इन्हें इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। Which is the instantaneous angular velocity d theta by dt। आप तो डायरेक्ट रटिए कि एवरेज एंड डेल्टा और इंस्टेंटेनियस एंड डी। हम ये सारी बातें लीनियर मोशन में भी पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x by डेल्टा t और v इंस्टेंटेनियस इज dx by dt। इसे तमाम बातें बहुत सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम इसकी लिमिट की बात नहीं करेंगे। इसको कहा तो ऐसे ही जाता है कि लिमिटिंग वैल्यू, मैथ्स की भाषा में ऐसा कहा तो जाता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। पर इन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं, इनका हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बस हमें वो सीधे ये अच्छी बातें हमने की है। एवरेज वेलोसिटी है एंगल अपॉन टाइम और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है डी थीटा बाय डी टी। ये आपको डिफरेंशिएशन के लॉज लगा के सॉल्व करनी पड़ेगी। इसका उपयोग केवल तभी होगा, ये आपके काम तभी आएंगे जब इसको यूज करने के लिए अप्लाई डिफरेंशिएशन if theta is given as a function of t। अगर कभी वो बोल देता है कि भाई थीटा की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 3t ऐसा टाइप का कुछ है, तो फिर मैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस को d थीटा बाय dt से निकाल लूंगा 4t प्लस 3 वगैरह टाइप से कुछ। ये सिर्फ तब आप यूज कर सकते हैं जब आपको थीटा की इक्वेशन दी गई है t के टर्म्स में। तो फिलहाल इनके क्वेश्चंस के लिए ज्यादा बॉदर ना करें, बस हाँ इनको ये ध्यान दें कि जैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। बस इतना पर्याप्त है। लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। फिलहाल वो काफी है। एवरेज पढ़ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पढ़ रहे हैं, अभी इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ एंगल अपॉन टाइम पे फोकस करें और कुछ ध्यान ना दें। मोटा मोटा एक आइडिया लें, सिर्फ एक ओवरव्यू लें। तथा वी डिनोट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बाय ओमेगा, वो मैं पहले ही लिख चुका हूं, द ग्रीक लेटर। वी नो दैट फ्रॉम आवर स्टडी ऑफ सर्कुलर मोशन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी v of a particle moving in a circle is related to the angular velocity of the particle omega by the simple relation v is equal to omega r। ये मैं अलग से लिखवा देता हूं, हेडिंग दे दीजिए relation between linear velocity and angular velocity, relation between linear velocity and angular velocity। अगर ये पार्टिकल यहां से यहां गया और ये उसका s है और ये थीटा है, तो s का ये फॉर्मूला होता है r थीटा, एंगल होता है r का अपॉन रेडियस, एंगल होता है r का अपॉन रेडियस, ये लेंथ ऑफ द आर्क है, एंगल है r का अपॉन रेडियस, s का फॉर्मूला है r थीटा,
differentiate both sides with respect to t, दोनों साइड्स को t से डिफरेंशिएट करिए तो ds by dt हो जाएगा। सर्किल का रेडियस तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मैं डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ले आता हूं। मैंने दोनों साइड्स को t से डिफरेंशिएट कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये एंगल अपॉन टाइम है, ये एंगुलर वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये एंगल अपॉन टाइम है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये ds नहीं है, ये s है। d है बहुत छोटा, तो ये डायमेंशंस को अफेक्ट नहीं करता। छोटा s, बहुत ही छोटा s, ये बहुत ही छोटा t, तो ये बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन बहुत छोटा टाइम है, ये वेलोसिटी है। ये बहुत छोटा एंगल अपॉन बहुत छोटा टाइम है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। बात खत्म। हम इसके बाद दोबारा ये कभी रिवाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये एक फॉर्मूला भी हमारा रिवाइज हो गया। इस फॉर्मूले पे हम 3 स्टार फिलहाल दे रहे हैं, और ये फॉर्मूला हमारे लिए 5 स्टार वाला है। ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये इनमें रिलेशन तो v इक्वल टू r ओमेगा, ऑफ कोर्स काफी काम का फॉर्मूला है। where r is the radius of the circle, v इक्वल टू r ओमेगा में r सर्किल का रेडियस है। अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि ऑब्जर्व दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट द रिलेशन अप्लाइज टू ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। thus for a particle at a perpendicular distance r from the axis, perpendicular distance to r perpendicular कह रहा है वो, the linear velocity of at a given instant, तो वही बात है बस, v इक्वल टू ओमेगा r। मैं यहाँ पे आपसे यही कहूंगा बस कि एक रिजिड बॉडी के लिए ना, एक जैसे पंखे की बात करें तो पंखे के जितने भी पार्टिकल्स है ना एक ब्लेड के ऊपर, वो सब सेम टाइम में ना सेम एंगल स्वीप करते हैं। अगर पंखे के ब्लेड की बात करें तो ब्लेड अगर यहाँ था तो थोड़ी देर बाद ब्लेड यहाँ आ गया है, तो जितना एंगल ये एंगल तो सभी के लिए सेम है ना। जितना एंगल इसने स्वीप किया उतना ही एंगल इसने स्वीप किया, इतना ही एंगल इसने स्वीप किया, इतना ही एंगल इसने स्वीप किया। एक रिजिड बॉडी जब एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सभी पार्टिकल्स, इन सब के ये वाला जो पार्टिकल है छोटे सर्किल में घूम रहा है, ये थोड़े बड़े सर्किल में घूम रहा है, ये और भी बड़े सर्किल में घूम रहा है। पंखे के ब्लेड की पोजीशन ये थी और पंखे के ब्लेड की फाइनल पोजीशन ये है। इसको आपको कॉपी पे बनाने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। आप पहले से जानते भी हैं कि यार इसके सारे पार्टिकल्स का टाइम पीरियड सेम है। ये सारे पार्टिकल जो पंखे के ब्लेड के हैं ना, वो सेम टाइम के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ये सबने सेम टाइम में सेम एंगल स्वीप किया है। ये छोटे सर्किल में घूम रहा है, ये बड़े सर्किल में घूम रहा है, पर एंगल सबका सेम है। ये एक लाइन आप 5 स्टार देके लिख दीजिए। इस समय तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप 5 स्टार देके लिख दीजिए। when a rigid body is in pure rotation, when a rigid body is in pure rotation से ऑब्वियसली मतलब है, ब्रैकेट में बोल दीजिए आपकी बार, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। प्योर रोटेशन का तो मतलब ही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। when a rigid body is in pure rotation, ब्रैकेट में अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, all particles of the body ब्रैकेट में moving in their respective circles, all particles of the body moving in their respective circles, सब अपने अपने सर्किल में चल रहे हैं, moving in the respective circles, undergo same angular displacement, moving in the respective circles, ये ब्रैकेट में थी बात, undergo same angular displacement in same time, सब पार्टिकल्स का सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब ये यहां से यहां आया तो ये यहां से आया, ये यहां से यहां आया, सबका सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा बाय टी सबका सेम है, थीटा बाय टी सबका सेम है, मतलब बड़ा फाइनल फैसला है। ये सिर्फ हमें अब दोबारा हम इस लॉजिक को रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ फैसला रिवाइज करेंगे कि भाई ओमेगा सबका सेम होता है। Therefore, omega is same for all the particles. Omega is same for all the particles of a rigid body at an instant.
ओमेगा इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी एट एन इंस्टेंट। हो सकता है इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ते जा रही हो, तो किसी इंस्टेंट पे अगर एक पार्टिकल की ओमेगा है तो बाकी सबकी भी ओमेगा है। अगले इंस्टेंट पे बढ़ने के बाद थोड़ी बढ़ गई, 2 ओमेगा हो गई है, तो सबकी 2 ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि सबको सेम एंगल स्वीप करना है सेम टाइम में, नहीं तो कोई आगे पीछे रह जाएगा। जो ज्यादा एंगल स्वीप कर लेगा वो आगे निकल आएगा, जो कम एंगल स्वीप करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो पार्टिकल अलग अलग तो होते नहीं है पंखे के, सब सेम टाइम में सेम एंगल स्वीप करते हैं, तो ओमेगा सबका सेम रहता है। सब सेम टाइम में सेम एंगल स्वीप करते हैं तो ओमेगा सबका सेम रहता है। ऑलराइट, so we know that magnitude of linear velocity v of particle in a circle is, ये सब हो गया। Here r is a radius circle। अगले पैराग्राफ में कह रहा था, we observe that at any given instant the relation v equal to omega r applies to all the particles of the rigid body। Thus for a particle at a perpendicular distance r perpendicular distance को ऐसे कह रहा है, r की जगह r perpendicular, r की डेफिनेशन में ही आ गया था perpendicular। at a perpendicular distance r perpendicular from the fixed axis the linear velocity of a given at a given instant is given by, तो linear velocity तो हम लोग निकाल ही चुके थे, तो v भी वो perpendicular कह रहा है इसी को ओमेगा into r perpendicular, इसका कोई मतलब नहीं है। v इक्वल टू r ओमेगा बोलते रहिए, r ओमेगा है बोलना छोड़ दीजिए, ओमेगा r ही बोलने तो ज्यादा अच्छा है। r ओमेगा की अगर हमारी आदत है तो हम उसे छोड़ दें, ओमेगा r की आदत डालें। कहता है इंडेक्स runs from 1, वो i to vi टाइप हो गया, i है वो, where ri is the total number of particles of body, वो सब छोड़ दीजिए, vi है उसका, सॉरी vi is equal to omega ri लिखा है, तो सारी बातें फिर आप छोड़ दीजिए। कहता है फॉर पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस, इनका तो r 0 है, ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख दीजिए, चलिए एक क्वेश्चन लिख दीजिए कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी फॉर पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस। अब तो ये लिख दीजिए फॉर पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस r इज इक्वल टू 0। वे पार्टिकल जो एक्सिस पे हैं उनका r 0 है, और उनका r0 और वो फिक्स्ड एक्सिस है बेसिकली। पहले तो इतना ही बोल दीजिए, दे आर द पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर फिक्स्ड। इनके सर्किल का रेडियस भी 0 ही है और ये सब फिक्स्ड हैं, इनका v 0 है और v होता है r ओमेगा, तो इनका ओमेगा भी 0 ही है। तो कोई खास बात नहीं है, फिक्स्ड तो है ही, और फिक्स्ड है तो उसका v भी 0 होगा, उसका ओमेगा भी 0 होगा। ऐसे ही लिख दीजिए कि पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी। अब वो जबरदस्ती प्रूव कर रहा है कि एक्सिस इज फिक्स्ड, हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम तो अगर बोल रहे हैं कि एक्सिस फिक्स्ड है तो हम एक्सिस के सारे पार्टिकल्स को स्टेशनरी ही बोलेंगे। वो फिक्स्ड है तो उनका v 0 है और ओमेगा r से फिर उनका ओमेगा भी 0 है। फिर वो उस काम की बात पे आ गया कि नोट दैट वी यूज द सेम एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल द पार्टिकल्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको हाईलाइट करना चाहिए था, हम तो 5 स्टार में दे चुके हैं इसको, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर रिजिड बॉडी के लिए सभी पार्टिकल्स का ओमेगा कांस्टेंट होता है। कहता वी देयरफॉर रेफर ओमेगा एज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी। अब ये कह रहा है कि जब ओमेगा सबका सेम है तो आप उसको पूरे बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक बनाइए ना, एक पार्टिकल का मत बनाइए। फिर ये लाइन लिखने लायक नहीं, ओमेगा शुड बी एसोसिएटेड नॉट विद ईच पार्टिकल, ये तो पूरी बॉडी का ओमेगा होना चाहिए, ये लिखने लायक पॉइंट नहीं है। कहता वी देयरफॉर रेफर ओमेगा as the angular velocity of the whole body। ठीक है, so we have characterized pure translation of a body by all parts of the body having the same velocity। हाँ, pure translation में सभी particles का v सबका same होता है। Similarly, we may characterize pure rotation by all parts of the body having same omega, having same angular velocity at any instant of time। ये सारी बातें भी हम कर तो चुके हैं, पर एक बार फिर से लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, define pure translation। define pure translation, और बस इतना ही लिख दीजिए कि v of all the particles
V of all the particles is same in magnitude and direction. V of all the particles is same in magnitude and direction at a given instant of time. At a given instant of time. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक पार्टिकल का v है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वही दूसरे पार्टिकल का भी v है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पूरी बॉडी का v कम हो जाएगा, तो सारे पार्टिकल्स का v कम हो जाएगा, पर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो एक का v है वही सबका v है। वो प्योर ट्रांसलेशन होता है। डेफिनेशन काम की नहीं थी, नहीं तो हम इस पे एक ना एक स्टार तो देते। इसी तरह फिर से डिफाइन कर दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए डिफाइन प्योर रोटेशन। डिफाइन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन हम अपने हिसाब से डिफाइन कर तो चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, तो बस लिख दीजिए कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। all parts of the body have same angular velocity at a given instant of time. बस सबका अगर ओमेगा सेम है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, सबका अगर ओमेगा सेम है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, कहता नोट दैट दिस characterization of the rotation of a rigid body about a fixed axis is just another way of saying, जो भी हमने पहले 7.1 में कहा था, that each particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has the center on the axis. कह रहा है ये वही सब कहने के लायक बराबर है, हमको इसको दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर से पढ़ देता हूँ कि each particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has a center on the axis. ठीक है। In our discussion so far, the angular velocity appears to be a scalar. कहता अभी तक हमें लग रहा है शायद वो स्केलर है। In fact, it is a vector. बस ये एक important बात है, डैश करके लिख दीजिए। Angular velocity omega is a vector quantity. Angular velocity omega is a vector quantity. तो चलिए, कहता है ओमेगा हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद स्केलर है, बट एक्चुअली ये वेक्टर। वी शैल नॉट जस्टिफाई दिस फैक्ट बट वी शैल एक्सेप्ट इट। एनसीईआरटी भी देखो फाइनली ये बात करता है, कहता है हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे ही नहीं, पर आप तो रट लीजिए, आप मान लीजिए। ये बात एनसीईआरटी को भी कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, और ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएं आपका उतना भला हो जाएगा। फिजिक्स आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगी कि बीच की सारी एक्सप्लेनेशंस को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ फाइनल डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाए और उन्हें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया जाए। कहता है वी शैल एक्सेप्ट इट फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसे वेक्टर है ये हमें एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे, और हमें समझा भी रहे होते तो भी कोई मतलब नहीं था, सिर्फ फाइनल कंक्लूजन्स का ही केवल मीनिंग रहता है। हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और बस आप इतना ही लिखिए, इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट्स आउट in the direction in which the right-handed screw would advance. पहले तो इतना ही लिखना काफी है, मेन तो यही है कि points along the axis of rotation and it is called axial vector. ये सब मत लिखिए, points out in the direction, ये अलग से समझाऊंगा अभी। ये axis of rotation के along directed होती है and is therefore called axial vector. AXIAL, axial, along the axis. कुछ वेक्टर्स होते हैं जो एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होते हैं, हम उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। सो ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर, AXIAL। ये ओमेगा के बारे में आपको समझा रहा है 7.7, इसकी डायरेक्शन के बारे में समझा रहा है कि ये जो राइट हैंड पाम रूल था ना, या जो राइट हैंड स्क्रू रूल था, उससे हम निकाल सकते हैं। फिगर 7.17 में इसने ए और बी में डायरेक्शन को समझाने की कोशिश की है।
मैग्नीट्यूड तो डी थीटा बाई डी टी है, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड तो डी थीटा बाई डी टी है, उसकी डायरेक्शन के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक्सेस के अलाउंग है। अगर सर्कुलर मोशन यहाँ हो रहा है, सर्कुलर मोशन यहाँ हो रहा है, तो ओमेगा की ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन है, इनमें से कोई एक है। इसके भी डिटेल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा काम के हैं नहीं, पर चलिए बात तो करते हैं। कहता है इफ द हेड ऑफ अ राइट हैंडेड स्क्रू, डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, रोटेट्स विद द बॉडी, द स्क्रू एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये द सेंस, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, द बॉडी चेंजेस सो द डायरेक्शन ओमेगा चेंजेस। अगर ये अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है, कह रहा है अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ओमेगा इधर है, तो ऑब्वियसली जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ओमेगा इधर होगा। अगर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, ये लाइन चलिए लिख दीजिए, if sense of rotation of a body changes, if sense of rotation of a body changes, ब्रैकेट में क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी के रोटेशन का सेंस चेंज हो जाए तो फिर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल चेंज। If sense of rotation of a body changes, then the direction of omega will change. अभी तक तो मैंने आज की क्लास में एक ही काम की बात बताई है, इसकी समरी 30 सेकंड की भी नहीं है, कि ओमेगा बेसिकली डी थीटा बाई डी टी होता है, और ओमेगा का फॉर्मूला था वी आर, खत्म, और ओमेगा होता है एक्सियल वेक्टर। ये पूरी सारी बात हो गई। बी में शायद थोड़ा बेटर समझा रहा है वो, angular velocity vector omega is directed along the fixed axis as shown. The linear velocity of the particle on P is omega cross r, the perpendicular to both omega and r. इसे मैं भी और further explain नहीं कर रहा हूँ, मैं directed along the tangent to the circle described by the particle. मैं भी इसका फाइनल डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, उसे और डिटेल में डिस्कस करने को कोई फायदा नहीं है, आप तो हेडिंग दे दीजिए, relation between V, R and omega. Relation between V, R and omega. अभी तक मैं कुछ ऐसा पढ़ तो रहा था कि V बेसिकली d थीटा बाई डी टी है, सॉरी ओमेगा d थीटा बाई डी टी है, और V है ओमेगा R। असली चीज अब आ रही है कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। अगर आप जानते हैं कि ओमेगा, अगर आप मानने को तैयार हैं, तो ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें 5 स्टार दे दीजिए। अगर ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो v जो है वो ओमेगा क्रॉस r है, बस ऐसा ये भी एक्सेप्ट कर लीजिए। इसकी भी कोई बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने भी दी नहीं है, और दी भी होती है तो हम उसे स्किप ही मारते। तो v को r ओमेगा आज से कहना छोड़ दीजिए, v को ओमेगा r कहिए। कहीं ना कहीं हमारी आदत तो है बचपन पुरानी क्लासेस से कि हम v को r ओमेगा कहते हैं, आज से ओमेगा r कहिए, क्योंकि ये v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा गलत हो जाएगा। v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा गलत है, v ओमेगा क्रॉस r है, v जो है वो ओमेगा क्रॉस r है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट अभी अभी हमने सीखा ही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ये भी हो गया एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रादर v एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो ये एक केस हम एक क्वेश्चन के रूप में दिख सकते हैं आपसे, ये एक केस मैं ये लिख सकता हूँ कि सपोज ये ओमेगा है और ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इसका वेक्टर r, तो इसकी v की डायरेक्शन निकालिए। ये क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि इसने 7.17 बी में दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस एज शोन, लीनियर वेलोसिटी of the particle at p is v is equal to omega cross r, it is perpendicular to both omega and r। तो क्वेश्चन ये है कि ओमेगा दे दिया और r दिया है, तो v की डायरेक्शन निकालिए। ये एरो नहीं दिया है, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट p है, सेंटर से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ओमेगा की डायरेक्शन भी मान लीजिए उसने आपको दे दी है। अब कह रहा है v निकालिए, तो v जो है वो ओमेगा क्रॉस r है। मैं एक बार जरा इसे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से भी देख लेता हूँ, वरना तो बहुत अच्छा होगा अगर आई जे के से रिलेट कर पाऊँ तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए एक बार मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है। ये मैं राइट हैंड जरा ध्यान से लेता हूँ, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये इसकी
लिटिल फिंगर को कंटेन करने वाली एज है, मैं इसे पहले वेक्टर के अराउंड लाता हूँ और मुझे ओमेगा से आर की तरफ जाना है तो स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, इस एंगल से। तो अगर मैं इसको ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर्स को ऐसे रखता हूँ तो उंगलियां मेरी यहाँ मुड़ेंगी, इससे काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसको पीछे से लाता हूँ। मान लीजिए ये ओमेगा है, ये ओमेगा यहाँ से लाता हूँ, पीछे से लाता हूँ मैं इसे, और अब ये उंगलियां मेरी आर की तरफ मुड़ेंगी, अब ये आर की तरफ मुड़ेंगी, आर इधर है ना, इस एरो के अलावा मुड़ेंगी। ये उंगलियां मेरी यहाँ अगर मैंने रखा था, यहाँ रखा था, ये रखा था, तो उंगलियां इस एरो के अलावा नहीं मुड़ पा रही थी, ऐसा एरो नहीं बन पा रहा था, तो मैं इसको पीछे ले गया और अब ये उंगलियों को मोड़ के मैंने इस एरो से अलाइन कर दिया, इसको इस एरो का ही शेप दे दिया। अब जो अंगूठा है वो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। ये जो अंगूठा है यहाँ इस पॉइंट पे, ये मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। ये बस, तो मैंने राइट हैंड पाम रूल लगा के या खाली राइट हैंड रूल लगा के वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्कस तो कर ली। और अगर ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, अगर ये ऐसी है, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे वाले सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलावा है, तो टेंजेंट उस तरफ जा रहा है, तो ऐसे वाले सर्कल पे घूम रहा है। क्या इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है, और वो है कि भैया v होता है ओमेगा क्रॉस r, तो v will be contained in a plane which is perpendicular to both omega and r, ऐसा लिख दीजिए, v will be contained in a plane which is perpendicular to both omega and r. V will be contained in a plane which is perpendicular to both omega and r. ये ओमेगा है और ये r है, और ये पूरा प्लेन है, बोर्ड का प्लेन, और v इसके राइट एंगल्स का। मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं x एक्सिस मान लूं, इसको z एक्सिस मान लूं, तो जो ओमेगा है मेरा वो k कैप है, z एक्सिस अलग मेरा k कैप, और जो r है मेरा वेक्टर r जो है वो इधर है i कैप के अलावा। अगर आपको v निकालना है तो ओमेगा क्रॉस r निकालना है, इसलिए आपको k क्रॉस i निकालना है, k क्रॉस i निकालना है, k क्रॉस i निकालना है, और i j के क्लॉकवाइज साइकिल के रूप में लिखूं, अगर मुझे k क्रॉस i निकालना है तो वो j तो i जाएगा, तो वेलोसिटी j है, यानी प्लस y एक्सिस के अलावा। ये वाला मेथड एक्चुअली ज्यादा काम आएगा आपको, ये जो आप राइट हैंड रूल जब यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये मेथड आपका हमेशा साथ देगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में समय तो लगेगा, इसलिए इसमें भी ज्यादा ध्यान मत लगाइए, बस होते हुए देख लीजिए कि हाँ कुछ हुआ है। ये 10-15 बार जब आपके सामने होगा तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। ये मेथड ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि हमें कुछ इमेजिन, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, हमारी एक ही जिम्मेदारी है कि हम पहले वेक्टर को ध्यान से बोले कि ये z एक्सिस है, फिर दूसरे वेक्टर को ध्यान से इसकी डायरेक्शन बोल दें कि i कैप है, फिर इससे रूल लगा के निकाल लें कि यार ये तो k क्रॉस i है तो j कैप है। तो अब मैं तो समझ रहा हूँ ये ऐसा कहानी है, ये ओमेगा है और ये r है, और ये जो है वो ये प्लस y एक्सिस तो है ही, अगर ये प्लस x एक्सिस है और ये प्लस z एक्सिस है, प्लस x एक्सिस है, ये प्लस z एक्सिस है, तो प्लस y एक्सिस तो है ही। तो ये इससे ज्यादा आसानी से आंसर आपके आ जाया करेंगे, बहुत समय लगेगा इसमें कॉन्फिडेंस आने में, तो 10-15% भी समझ में आया है, ओवरव्यू भी आ गया है तो फिलहाल काफी। डोंट ट्राई टू अटेन परफेक्शन इन वन गो इटसेल्फ, सर इट विल टेक अ नंबर ऑफ रिविजन्स। हाँ बोलिए। हाँ सर आई क्रॉस के होता तो माइनस जे आता ना, तो फिर उसमें माइनस वाई एक्सिस लेते। अपन ने k क्रॉस i किया है क्योंकि ओमेगा क्रॉस r है, ये ओमेगा क्रॉस r है और ओमेगा ऊपर था k के अलावा, ये ओमेगा था k के अलावा, और ये क्या नाम है इसका r था, और ये x एक्सिस के अलावा है i के अलावा, और मुझे ओमेगा क्रॉस r निकालना है, इसलिए मुझे k क्रॉस i निकालना है। ये k क्रॉस i है और ये प्लस j है, i j k से जब मैं i की तरफ जाऊंगा तो k क्रॉस i आएगा प्लस j। r क्रॉस ओमेगा नहीं निकालना है, ओमेगा क्रॉस r निकालना है। कुछ भी में आप ज्यादा ध्यान मत दें, इंपॉर्टेंट बड़ा प्यारा रिलेशन हो गया,
इसमें एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं V का फॉर्मूला है R क्रॉस ओमेगा, V का फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस R, बस इतना ही आपको फिलहाल सीखना है। कोई डायरेक्शन निकालने की चेष्टा ना करें, किसी भी मेथड्स नहीं हो पाएगा आपसे इनिशियली। मान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है और आपसे 2-3 महीने बाद होने लगेगा, इतना टाइम तो आपको लगेगा। We shall now look at what the vector product omega cross R corresponds to. B में उसने बताया which is a part of figure 7.16 is reproduced to show the path of the particle P. The figure shows that vector omega is directed along the fixed z axis and also the position vector R is equal to OP of the particle at P of the rigid body with respect to the origin O. Note that the origin is chosen to be on the axis of rotation. ठीक है, सब इग्नोर करें, सब छोड़ दें। Now omega cross R is equal to omega cross OP. ये कुछ और कचरा दे रहा है। फाइनली ओमेगा जो क्रॉस R है वो ओमेगा क्रॉस CP आ रहा है। The vector omega cross CP is perpendicular to omega. ओमेगा क्रॉस CP तो ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा और CP के भी परपेंडिकुलर होगा। The vector omega cross CP is perpendicular to omega, that is to the z axis and also to CP. The radius of the circle described by the particle at P. It is therefore along the tangent to the circle at P. जो V है is along the tangent to the circle at P. Also the magnitude of omega cross CP is omega into CP, since omega and CP are perpendicular to each other. Omega cross CP तो होता है omega into CP sin theta, और ओमेगा और CP जो भी वो बता रहा है वो परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री है। ये सब बातें इग्नोर करने लायक हैं और दोबारा पढ़ने लायक नहीं। It is therefore along tangent to the circle at P, the magnitude of omega cross CP, since omega and CP are perpendicular to each other, we shall define CP by R perpendicular and not by R as we did earlier. CP को कह रहा है perpendicular distance, R perpendicular लिखने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती और बारीकियां ना बढ़ाएं। जितनी बारीकियां बढ़ाएंगे, बाल की खाल उधेड़ेंगे, उतना कॉन्फिडेंस आना मुश्किल हो जाएगा। और पेपर आ रहा है सुपरफिशियल पेपर आ रहा है, इतनी डीप बातों की आवश्यकता है नहीं। Here फाइनल फैसला दे रहा है ओमेगा क्रॉस R is a vector of magnitude omega R perpendicular and is along the tangent to the circle. Omega cross R जो है is along the tangent to the circle described by the particle at P. The linear velocity V at P has the same magnitude and direction, और इस तरह फाइनल कंक्लूजन वो दे रहा है कि V is equal to omega cross R. In fact, this equation holds good even for rotation of a rigid body with one point fixed. अगर पूरा एक्सेस फिक्स नहीं है और एक पॉइंट बॉडी पर फिक्स्ड है, such as the rotation of the top, तो भी ये वैलिड है। हम खैर इन बातों को नहीं करेंगे। In this case, R represents the position vector, ये सब भी बात नहीं करेंगे। फाइनल फैसला देखते हैं। कहता है for rotation about a fixed axis, the direction of the vector omega does not change with time. ये इंपॉर्टेंट बात है। कहता अगर एक पर्टिकुलर बॉडी एक मान लीजिए डेफिनेट सेंस में घूम रही है, तो उसका ओमेगा जो है, एक बॉडी मान लीजिए ऐसे घूम रही है, तो उसका ओमेगा भी फिक्स हो गया। मान लीजिए वो ऐसा जा रही है, इसने V दे दिया और ये R दे दिया, तो अब V दे दिया और R दे दिया तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। तो अब अगर ये बॉडी थोड़ी तेज भी घूमेगी तो ओमेगा की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेट हो रही है ना। ये कहता फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज विद टाइम। एक क्वेश्चन चलिए पहले और पढ़ लेते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड में हाउएवर चेंज विद फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट फॉर द मोर जनरल रोटेशन बोथ द मैग्नीट्यूड। ये तो खैर कोई बात नहीं है, आप सिंपली इतना ही एक क्वेश्चन लिख दीजिए, बल्कि इसको मैं इस तरह से देता हूँ आपको ताकि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाए। यही क्वेश्चन देता हूँ, इसको क्वेश्चन बना लीजिए और वो दीजिए कि V ऐसा दिया हुआ है उन्होंने सर्किल में जो भी आपको दिख रहा है, और ये किसी पॉइंट P, सी सेंटर C है और ये P है, ये रेडियस है। कह रहा है इसके ओमेगा की डायरेक्शन बताइए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। हाँ ये टफ है और एक्चुअली तो एग्जाम में भी इतनी गहरी बातें नहीं आती हैं। तो अगर मैं P की बात करूं तो उसकी वेलोसिटी यहाँ है, V का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस R। V को तो मुझे डायरेक्शन पता है इसकी, ये डायरेक्शन है J क्या है, ओमेगा मुझे नहीं पता, क्रॉस R जो है वो है I क्या, ये
सपोज मुझे v की डायरेक्शन क्लियरली पता है, भाई अगर ये ऐसे सर्किल में घूम रहा है, ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज सर्किल में घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे v की ये डायरेक्शन है, किसी भी एक पॉइंट पे v की डायरेक्शन ले लो और उसी पॉइंट पे r की डायरेक्शन ले लो, इनको ij के नाम दे दो। ये जो है ये j है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं है, एक्चुअली तो बोर्ड के अंदर है, एक्चुअली तो बोर्ड के अंदर है, मैंने क्लैरिटी के लिए यहाँ दिखा दिया है, इसको ऐसा ना दिखा कि मुझे कायदे से ऐसा कुछ दिखाना चाहिए, ये v है, ये जो v है बोर्ड के अंदर है। तो अब मेरे को ये सोचना है कि क्या क्रॉस i इज इक्वल टू j, व्हाट क्रॉस i इज इक्वल टू j, तो i j k से मैं सोचता हूं कि व्हाट क्रॉस i इज इक्वल टू j, तो आई नो दैट k क्रॉस i इज इक्वल टू j, इससे मुझे पता पड़ जाता है कि ओमेगा की डायरेक्शन इस समय k क्या है, वेक्टर ओमेगा जो है, वेक्टर ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो k कैप के अलोंग है। ये मेरा x एक्सिस है, ये बोर्ड के अंदर मेरा y एक्सिस है और आसमान की तरफ मेरा z एक्सिस है। ये रेडियस वेक्टर r जो है x एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी इस समय उसने ऑलरेडी मुझे दी है इस पॉइंट पे कि वो बोर्ड के अंदर जा रही है, y एक्सिस के अलोंग है, तो ओमेगा मेरा अपने आप z एक्सिस के अलोंग आ रहा है। दिस इज प्रीटी एडवांस्ड, but at some point of time, maybe in mid-12, by the time you enter mid-12, you should be able to do it. अभी मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगले क्वेश्चन में भी करा दूंगा कि भाई मेरे को v की डायरेक्शन इसने दे दिया और r की डायरेक्शन दे दी, अब वो पूछ रहा है कि ओमेगा की डायरेक्शन बताओ, तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या क्रॉस i करूं ताकि मुझे j मिल जाए, और इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि k क्रॉस i करूंगा तो j मिल जाएगा। ये थोड़ा सा टफ जरूर है पर हम फिर भी सीख जाएंगे, ये हम सीख जाएंगे और इस मैथमेटिकल पार्ट को ही केवल ट्राई किया जाए, ठीक है। अब इसमें ओमेगा की डायरेक्शन कुछ तो भी आ गई। अब पार्ट भी है सवाल का कि रोटेशन इज इंक्रीज्ड, किसी तरह से रोटेशन को बढ़ा दिया जाता है, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीज्ड, इसको थोड़ा सा तेज घुमा दिया जाता है, सब v भी बढ़ जाता है, ओमेगा भी बढ़ जाता है, तो बाकी सब तो सेम है, सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीज्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सिर्फ एंगुलर स्पीड तेज की जा रही है, जैसे पंखा आपने स्विच ऑन किया तो शुरू में वो थोड़ा धीरे घूम रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हम जानते हैं कि भाई v की डायरेक्शन बदली नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे r की डायरेक्शन बदली नहीं है, तो ओमेगा की डायरेक्शन बदलेगी नहीं, इसलिए ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स्ड है, ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स्ड है। क्या वी नोट फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज। फिर से लिख दीजिए इस बात को, फिर से लिख दीजिए कि फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज, direction of vector omega does not change even though its magnitude may change, even though its magnitude may change। पंखा जब घूमना शुरू करता है तो उसकी स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे वो स्पीड पिकअप करता चला जाता है, पर उसके ओमेगा की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, एंगुलर वो अब कम समय में ज्यादा बड़ा एंगल स्वीप कर लेता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम, और जब इसकी स्पीड बढ़ गई है तो कम समय में ज्यादा बड़ा एंगल स्वीप कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है। इसको मैं और इस तरह से आपसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरह से अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज सर्किल है और ये पॉइंट P ले लेता हूँ, ये C ले लेता हूँ, अब कहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर ओमेगा की डायरेक्शन बताएंगे। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, ये अगर ऐसे जा रहा है तो इस जगह वेलोसिटी की ये डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन है, रेडियस, ये रेडियस की डायरेक्शन, तो ऐसे आर्बिट्रेरी लेने के बजाय मैं अगर x y z वगैरह नहीं लेता तो ज्यादा अच्छा होता, यहाँ ले लेता हूँ कहीं, यहाँ लेने के बजाय इधर ले लेता हूँ कम से कम, तो मुझे कुछ तो पता रहेगा। इस मेरे को मैं ये मेरा सपोज मैं इसे xy प्लेन मान लेता हूँ, वही जो होता है वही रहता है, v की डायरेक्शन आपकी बात ये है और वेक्टर r की डायरेक्शन आपकी बात ये है, ठीक, ये मैं कुछ नाम दे सकता हूँ,
ये सर्किल आपका पूरा बोर्ड के प्लेन में है। आप बोर्ड के प्लेन के बजाय से कॉपी का प्लेन इमेजिन कर लें, अपनी कॉपी में इमेजिन कर लें। तो दिस सर्किल इज एन XY प्लेन। बोर्ड तो मेरा वर्टिकल प्लेन में है, आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल प्लेन में टेबल पे रखी हुई है, तो ये XY प्लेन है। अब मैं जानता हूं कि v जो है वो इधर प्लस x होता है तो इधर माइनस x होता है। v है माइनस i क्या है, इधर ये y डायरेक्शन है, इसको मैं x ले रहा हूँ, इसको मैं y ले रहा हूँ। तो जो r है मेरा, वो उसकी डायरेक्शन ये है माइनस j। अब v होता है ओमेगा क्रॉस r, मुझे ओमेगा की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं कहना चाहता हूँ माइनस i इज इक्वल टू अननोन व्हाट क्रॉस माइनस j। ये मेरी इक्वेशन हो गई। मैंने इसको, अगर ये क्लॉकवाइज सर्किल में घूम रहा है तो v को एक डायरेक्शन ये बोलती है, ये वाला पॉइंट ले लिया, r वेक्टर r तो ये है, तो v जो है वो ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, और r जो है वो ये प्लस y एक्सिस है, तो ये माइनस y एक्सिस है। ये हो गया। अब ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब इस इक्वेशन में मैं माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि i इज इक्वल टू अननोन क्रॉस j। i j k से बात करूं तो व्हाट क्रॉस j, तो व्हाट क्रॉस j इज i क्रॉस j। i क्रॉस j नहीं, सॉरी, व्हाट क्रॉस i इज इक्वल टू व्हाट क्रॉस j। तो व्हाट क्रॉस j इतना तो पता ही है, k क्रॉस j है, पर k क्रॉस j तो एक्चुअली माइनस i होता है, या मतलब मैं ये लिख सकता हूँ रादर कि माइनस k क्रॉस j। अगर k क्रॉस j लेता, एक बात तो पक्की है कि जब एक i यहाँ आ चुका है और एक j यहाँ आ चुका है, तो जो अननोन है वो z एक्सिस ही होगा। तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। एक का नाम i आ चुका है और एक का नाम j आ चुका है, तो अननोन तो k ही है, तो मुझे k पे ही अपनी निगाह टिकानी है। अब मैं k क्रॉस i कर नहीं सकता क्योंकि मुझे व्हाट क्रॉस j चाहिए, तो मुझे जाना तो k क्रॉस j पड़ेगा। अब k क्रॉस j जाऊंगा तो वो माइनस i होगा, मैं उल्टा ही लिख लेता हूँ इसको, व्हाट क्रॉस j में व्हाट तो k ही होगा। मुझे ये अलग से पता है, कि k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i। इसका मतलब है माइनस k क्रॉस j को i लिख सकता हूँ, तो i इज इक्वल टू माइनस k क्रॉस j। ये बातें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं शायद यहाँ से माइनस नहीं हटाता तो और भी अच्छा हो जाता, ये अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता। खैर अच्छा तो यही है कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दें। ये माइनस माइनस मैंने काट दिया। अब अगर एक बात, ये व्हाट जो है ना, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, ऐसा लिख दीजिए कि वन वेक्टर इज i एंड द अदर वेक्टर इज j प्लस i या माइनस i, उससे मतलब नहीं है, प्लस j या माइनस j उससे मतलब नहीं है। इफ वन वेक्टर इज i एंड द अदर वेक्टर इज j देन द अननोन वेक्टर मस्ट बी k। प्लस k है कि माइनस k है, बस यही लड़ाई बाकी है। एक वेक्टर i के x एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, तो जो भी अननोन वेक्टर है वो z एक्सिस के अलोंग आएगा। बस वो प्लस z है कि माइनस z है ये नहीं पता, तो ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें कि क्या क्रॉस j। अगर मेरे को करना तो k ही है, मेरे को अगर ये i है और ये j है तो करना तो k ही है, पर अगर मैं k क्रॉस j करता हूं तो माइनस i आता है। इसका मतलब अगर मुझे i चाहिए, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, k क्रॉस j है माइनस i, पर ये प्लस i है, तो इसे मैं माइनस k कर देता हूँ। तो फाइनल डिसीजन आ गया, ये जो ओमेगा है, ओमेगा माइनस z एक्सिस के अलोंग, ये फाइनल डिसीजन आ गया। ये इस समय के लिए नॉट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय ये एडवांस्ड है और ऐसा एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। अभी के लिए आपको ये टफ लगेगा, पर इसकी अभी जरूरत भी नहीं है। हाँ फाइनली जब आप एग्जाम देने के पहले तक आपको ये बातें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप इनमें बहुत बार ये बातें आपके सामने आएंगी एंड यू विल हैव टू बी वेरी कन्वर्सेंट विद ऑल दिस। ठीक है, पहली बात बस ये है कि अगर एक i दिख रहा है और एक j दिख रहा है तो अननोन k है, तो मैं भी यहाँ k को देखता हूँ। अब मुझे k क्रॉस j करना है क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूँ तो माइनस a आएगा। इसका मतलब अगर मैंने माइनस k क्रॉस j जाता, मेरे को तो दिख रहा है कि भाई k क्रॉस j माइनस i है, पर मुझे तो यहाँ पर
तो इधर इसको भी एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ए क्रॉस जे, तो ये माइनस इंटू माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस ए क्रॉस जे इसको प्लस आई हो जाएगा। अब आप ये वाला माइनस या तो इसमें दे दीजिए या इसमें दे दीजिए, मेरे को जे को तो छेड़ना नहीं है, तो मैं ये वाला माइनस इसमें दे देता हूँ। ये तो पक्का है कि k क्रॉस j माइनस आई होता है, पर मुझे यहाँ प्लस चाहिए, इसलिए इसी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस आ गया, अब ये वाला माइनस मैं इसके अंदर दे देता हूँ। तो आंसर है कि इस समय ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो माइनस z एक्सिस के अलोंग है। इनको आप फिलहाल इग्नोर करें, जब ये दोबारा तिबारा या चौबारा आपके सामने कभी आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इस वाले पोर्शन के तो आपको कहीं ढूंढने से सवाल मिलेंगे भी नहीं कि v की डायरेक्शन ये है, r की डायरेक्शन ये है, ओमेगा की डायरेक्शन निकालो। ये सवाल अभी आपको न तो किसी पीवाईक्यू में मिलेंगे, न किसी अलग से सेपरेट गाइड में मिलेंगे। इसका मतलब इनकी आवश्यकता अभी है ही नहीं। बस अगर दो वेक्टर मुझे पता है तो मैं तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। ग्रेजुअली मैंने सीख जाऊंगा। 5वीं क्लास की समरी केवल इतनी सी है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा बाय डी टी, फिर v का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस r। ये ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है, ओमेगा एक एक्सियल वेक्टर है। I think that's all about. And omega can be associated with the entire rigid body. Entire rigid body, पूरी rotation में है body, है ना? Omega is same for all. Omega is same for all particles of the rigid body. Omega is same for all particles of the rigid body. ये बेसिकली आज की क्लास की समरी में मैं थोड़ा सा इससे और एक्सटेंड करता हूँ, हल्का सा इसे और बढ़ाता हूँ। सर्कुलर मोशन में तो हमने इसकी बात की हुई है। ओमेगा इज एंगल अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम पीरियड अगर इसे डिफाइन करें, टाइम पीरियड, ये डेफिनेशन लिख दीजिए टाइम पीरियड, ये हेडिंग दे दीजिए टाइम पीरियड। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये डायरेक्टली इस समय एनसीईआरटी में दिख तो नहीं रहा है, पर ये रिलेट करना ही पड़ेगा। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड है टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। सर्कुलर पाथ जो भी हो रहा है, चाहे आप रोटेशन कह रहे हो, चाहे रिवॉल्यूशन कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो पूरे एक कंप्लीट राउंड के लिए, टाइम फॉर वन कंप्लीट राउंड, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं हम लोग। एक पूरे राउंड के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। फिर अगला टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 1/t, फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम पीरियड। इसे कभी कभी n से भी लिखते हैं। इसकी यूनिट सेकंड होती है और फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकंड होती है, या इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है। hz से इसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ फुल राउंड्स या नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। ये रोटेशंस पर सेकंड को हम लोग आरपीएस भी कहते हैं। अगर बॉडी रोटेट कर रही हो तो रोटेशंस पर सेकंड, अगर बॉडी रिवॉल्व कर रही हो तो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक ही बात है। रोटेशंस पर सेकंड और रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इनमें फिलहाल हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। आप इसकी कोई चिंता ना करें कि आरपीएस रोटेशन पर सेकंड होता है कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है। अगर एक बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो रोटेट कर रही है, तो रोटेशंस पर सेकंड। और अगर अर्थ के सन के अबाउट अगर एक प्लैनेट घूम रहा है तो फिर तो ये इसको हमें पूरा राउंड कहते हैं। तो हम एन से हमारा मतलब तब रिवॉल्यूशंस पर सेकंड हो जाता है। अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशंस पर सेकंड, बॉडी रिवॉल्यूट कर रही है तो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। आरपीएस नाम काफी है और दिमाग ना लगाएं। ठीक है, तो ओमेगा जो हुआ ना, ओमेगा हुआ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इन वन फुल राउंड। अब राउंड चाहे आप रोटेशन कहिए, चाहे वो राउंड आप रिवॉल्यूशन कहिए, हम उसके डिटेल, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि रोटेशन कहें कि रिवॉल्यूशन कहें, दिमाग ही मत लगाइए उसकी तरफ। वन फुल राउंड कह रहा हूं मैं। जो एंगल होता है वो पूरा 2 पाई रेडियन होता है और जो टाइम होता है वो टी होता है।
एक फुल राउंड में जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है, पर हम हमेशा रेडियन में ही बात करते हैं। ओमेगा की यूनिट इसने हमने पढ़ाई नहीं थी एनसीईआरटी में। ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर में आपने इसकी बात की हुई है। ओमेगा 2 पाई बाय टी है, तो इसे हम जब पाई लिखते हैं तो हमें मतलब ये होता है कि रेडियन में बात कर रहे हैं, इसलिए रेडियन का सिंबल लिखते नहीं है, और 1/t है n। तो ओमेगा का फॉर्मूला ये सब, ओमेगा का फॉर्मूला है थीटा बाय टी, ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई बाय टी, और ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई n, वेयर n इज एन आरपीएस, और इसकी यूनिट है पूरी रेडियन पर सेकंड। इस आरपीएस की मुझे परवाह नहीं है कि रोटेशन पर सेकंड है कि रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा जो है एक सेकंड में कितने रेडियन पार्टिकल एंगल घूम रहा है उससे मतलब है। ये बहुत काफी काम की चीजें हैं, हमें ये सारी चीजें लगती रहेंगी, ये सारी चीजें लगती रहेंगी। क्वेश्चन लिख दीजिए। A body makes n, capital N, rotations per minute। पर मिनट की बात है, रोटेशन है कि रिवॉल्यूशन है उस पर ध्यान नहीं देना है, ये पर मिनट है। कैलकुलेट इट्स ओमेगा। एक बॉडी n रोटेशंस पर मिनट कर रहा है, इसका ओमेगा निकालिए। अगर 1 मिनट में n है, मतलब 60 सेकंड में n है, तो 1 सेकंड में n बाय 60 है, ये मेरा स्मॉल n हो गया। मुझे आरपीएस चाहिए, आरपीएम नहीं चाहिए। इसको आरपीएम कहते हैं, रोटेशंस पर मिनट या रिवॉल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम दिया है इसने, मैं उसे आरपीएस बनाऊंगा। और अब ओमेगा मेरा 2 पाई n होता है, जो कि 2 पाई n बाय 60 हो जाए। बस न्यूमेरिकल्स में अगर ये आपको आ गया तो न्यूमेरिकल आपसे सारे बन जाएंगे। एनसीईआरटी ने दिया तो नहीं था, जो थीटा है उसकी यूनिट रेडियन होती है, और जो ओमेगा है थीटा बाय टी, उसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 1/t, उसकी यूनिट पर सेकंड होती है। डायमेंशंस इसके तो डायमेंशनलेस है, एंगल तो डायमेंशनलेस है, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये आर्क अपॉन रेडियस है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। इसकी यूनिट, इसके डायमेंशन t-1 है, और इसके भी डायमेंशन t-1। एंगल के तो कोई डायमेंशन है नहीं, पर टाइम के तो है, और फ्रीक्वेंसी के तो पर सेकंड है। तो ओमेगा के भी डायमेंशन सेम है और एन के भी डायमेंशन सेम है। यूनिट इसकी रेडियन पर सेकंड है, एसआई यूनिट। हम एंगल की एसआई यूनिट रेडियन मानते हैं, डिग्री नहीं। एंगल की एसआई यूनिट रेडियन है, डिग्री नहीं। तो एसआई यूनिट्स आपके सामने है। एक बिल्कुल लास्ट बात मैं आपसे और कर रहा हूं कि पंखे का जब ब्लेड घूमता है ना, पंखे का जब ब्लेड घूमता है तो एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है पंखे का, और ये दोनों पार्टिकल सेम टाइम के बाद एक साथ अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। तो आपको v कंपेयर करना है, ऐसा लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। कंपेयर v लीनियर वेलोसिटी, कंपेयर लीनियर वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, compare linear velocity of two particles on the blade of a fan। maybe ये B है और ये Q है, ये C है। ऐसे ये घूमता चला जा रहा है, ऐसे ये घूमता चला जा रहा है, ऐसे तेजी से घूमता चला जा रहा है। बस ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए R2 है। आपको इनके V कंपेयर करने हैं। ये पंखे का ब्लेड है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो मैं V1 के बारे में लिखूंगा ओमेगा R1 या ओमेगा 1 R1, और V2 के बारे में लिखूंगा ओमेगा 2 R2। फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ ओमेगा 1 R1 और ओमेगा 2 R2। पर फिर मुझे याद आता है कि भाई एक गिवन बॉडी में ओमेगा सेम रहता है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी V1 by V2 is equal to R1 by R2, यानी V directly proportional to R, V directly proportional to R। V का फॉर्मूला है ओमेगा R, V का फॉर्मूला प्लीज R ओमेगा मत बोलिएगा, V का फॉर्मूला है ओमेगा R।
ओमेगा यार, वेल तू गा यार, ओमेगा यार, मेगा यार, मेगा यार, वेल मेगा यार, तू मेरा मेगा यार है, वेल वेलोसिटी यानी वेल, वेल ओ मेगा यार, ऐसा कुछ मेरा फॉर्मूला है, वेल ओ वो तो मेरा मेगा यार, ओमेगा यार, आर ओमेगा मत बोलिए, वेल वेल वो तो मेरा मेगा यार है। तो v प्रोपोर्शनल टू r का ये मतलब है कि जो पार्टिकल एक्सेस से जितनी दूर है वो उतना तेज घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा है, क्योंकि वो एक्चुअली बड़े सर्कल में घूम रहा है। तो जो पार्टिकल दूर है ना, इसे बड़ा इतना बड़ा सर्कल कवर करना है, और जो पास है वो इतने छोटे से सर्कल में घूम रहा है। तो आज ये पार्टिकल यहाँ पर, और जब ये यहाँ आया, जब ये यहाँ से यहाँ आया ना, तो ये यहाँ से यहाँ आया, ये इसने इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम सबको सेम लग रहा है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। बस ऐसे ही लिख दीजिए, द फार्दर पार्टिकल हैज टू मूव ऑन अ बिगर सर्किल, जो पंखे पर पार्टिकल दूर है उसे बड़े सर्किल में घूमना है, हैज टू मूव इन अ बिगर सर्किल, ब्रैकेट में बट इन सेम टाइम, जो दूर पार्टिकल है उसे बड़े सर्किल में घूमना है, और टाइम सबका सेम रहेगा। टाइम सेम नहीं रहेगा तो ये तो अलग अलग हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। टाइम तो सेम है, ओमेगा तो सेम है, बड़े पार्टिकल को, दूर वाले पार्टिकल को बड़े सर्कल में घूमना है, सो इट्स v मस्ट बी मोर, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा हम दिमाग में बैठा लें। जो पार्टिकल दूर है वो बड़े सर्किल में घूम रहा है, जो पार्टिकल दूर है वो बड़े सर्किल में घूम रहा है, और टाइम सेम लग रहा है। ये ब्लेड यहां से चला था और पूरा एक राउंड लगा के सारे पार्टिकल वापस वहीं आ गए जहां थे, तो सबको टाइम तो सेम लगा, पर ये तो छोटे सर्किल में घूमा, इसका 2πr कम है, इसका 2πr बड़ा है, तो इसका v तो ज्यादा होगा ही होगा। बस v प्रोपोर्शनल टू r याद रख लें। पूरी फिजिक्स में ज्यादातर ओमेगा वाली चीज अक्सर एक पर्टिकुलर गिवन केस के लिए ओमेगा अक्सर सेम रहता है थ्रू आउट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो कम से कम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच, गुड लक।